हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल। और आदिकाल से पहले एक वीडियो मैंने डाली है जिसमें लिखा है हिंदी साहित्य लेखन एवं परंपराएं। ठीक है, तो वो आप लिख लेना। उसमें जितने भी जो पहला हमारा ग्रंथ लिखा गया है वो किसने लिखा है, उसका अनुवाद किसने किया है, फिर दूसरा ग्रंथ कौन सा आया है उसका अनुवाद किसने किया है, तो वो सारी चीज़ें इससे पहले जो वीडियो आई है उसके अंदर है। उसके बाद हम आदिकाल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आदिकाल के बारे में पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ओके, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है फ्रेंड, आपको जहाँ भी इम्पोर्टेंट लगे या मेरे को जो लगेगा मैं आपको बताती जाऊँगी, वो आप कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन जरूर करिएगा जहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1000 से लेकर 1375 तक माना गया। अब इससे प्रश्न बनता है कि आदिकाल का जो समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो क्या माना गया है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि 1050 से लेकर 1375 माना गया है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना। 1050 से 1375 तक माना गया है, ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है। अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अब इसमें ये पूछ लेते कब से कब तक का समय माना गया है। आपको 1050 से लेकर 1375 तो में पूछ ही लेंगे, पर महाराज भोज के समय से ये माना गया है और हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का माना गया। तो ये दोनों नाम ध्यान रखना, महाराज भोज से लेकर हमीर देव तक। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि इनसे दो प्रश्न यही आपके बन जाते हैं, समय पूछ लेंगे आपसे और महाराज भोज से लेके हमीर देव तक। आगे पूछा है कि राजश्रीत कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज सभाओं से सुनाए जा सकते हैं, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमण पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यदि प्रबंध परंपरा राशों के नाम से पाई जाती है, ये प्रबंध परंपरा जो है किसके नाम से पाई जाती है, तो राशों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। कि अब आपसे प्रश्न पूछते हैं कि वीर गाथा काल किसको कहा है, तो वीर गाथा काल हमने किसको कहा है, ये आदिकाल को ही हम वीर गाथा काल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतभाष हिंदी का तात्पर्य है। प्राकृतभाष का अर्थ क्या है, हिंदी में क्या तात्पर्य है इसका, तो प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ वृद्ध हिंदी। ठीक है, बहुत कुछ बद हिंदी है। ठीक है, बद हिंदी है, सॉरी। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। अब आते हैं इससे प्रश्न बनेगा कि कवि जो विद्यापति हैं वो दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, वो कौन सी दो प्रकार की भाषा है। तो इसमें सबसे पहले आपकी है पुरानी अपभ्रंश और दूसरी है बोलचाल की देशी भाषा। ठीक है, तो आपसे ये डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि विद्यापति जो कवि हैं उनकी दो भाषाएं कौन कौन सी है, तो इसमें है आपकी पुरानी अपभ्रंश और बोलचाल की देशी भाषा। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है, तो ये प्राकृत का बोध होता है। ऐसे ये प्रश्न तो कहीं से भी कुछ भी बन सकते हैं, तो आप इसका एक एक पॉइंट का ध्यान रखना। तो गाहा और गाथा किसे कहते हैं, तो ये प्रकृति का बोध कराते हैं हमें। अब नेक्स्ट दिया है आपको दोहा या दूहा। दूहा भी लिख के दे सकते हैं, तो इसका अर्थ भी दोहा होता है। कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। ठीक है, दोहा या दोहा कहने से किसका बोध होता है, अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि तीसरी सदी के नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है भरत मुनि ने। ठीक है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम ना देकर, मतलब अपभ्रंश का नाम ना देकर के उन्होंने लोक भाषा और देश भाषा कहा है। किसने कहा है, ये भरत मुनि ने कहा है। तो इससे भी प्रश्न आपका बन सकता है कि किसने कहा है ये कि लोक भाषा ना देकर के देश भाषा दिया जाए अपभ्रंश में।
अपभ्रंश ना दे करके लोक भाषा और देश भाषा दी जाती, ये कहा है भरत मुनि ने। ठीक है, आप नाम ध्यान रखना। अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। कब से होने लगा था? ये 7वीं शताब्दी से होने लगा था। अब आप इसमें पढ़ोगे 84 सिद्धों के नाम। आपसे अगर पूछ लिया जाता है कितने सिद्ध थे, तो 84 सिद्ध थे, 84। ठीक है, अब 84 सिद्धों के नाम इसमें दिए गए, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। जब से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आप देख सकते हो कौन कौन से हैं। लीपा, लोईपा, ठीक है, डोमीपा, सरहप्पा, सबरप्पा, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका। सरहप्पा से सबरप्पा, लोईपा, लीलापा, ठीक है, बहुत अजीब से नाम है, बट आप इनको ध्यान रखना कि 84 है, पूरे 84 सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो नेक्स्ट देखते हैं। और ये बाकी हैं, ये पूरे 84 आपको मिलेंगे, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं छोटा कर देती हूँ इनको, ये लीजिए, ये पूरे 84 हैं। इन 84 में से सबसे प्रश्न नहीं बनता, जो इम्पोर्टेंट थे वो सबसे ऊपर आपको दिए गए थे, सरहप्पा, सबरप्पा। ठीक है, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये है पूरे 84। आप चाहो तो इनके नाम भी लिख सकते हो या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे दिया है सिद्धों में सबसे पुराना किसे माना गया है? तो सिद्धों में सबसे पुराने सरोज ब्रज भी नाम है। सरोज ब्रज भी नाम है। ठीक है, सिद्धों में सबसे पुराने सरोज ब्रज भी नाम है। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ है। अब आपसे प्रश्न बनता है कि महासुखवाद का प्रवर्तन किस शाखा से हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वज्रयान शाखा से हुआ है। किसका? महासुखवाद का। 2-3 बार पढ़ लो। महासुखवाद का किससे हुआ है? वज्रयान शाखा से हुआ है। महासुख का अर्थ क्या होता है? महासुखवाद का अर्थ क्या है? तो इसका है आनंद। महासुख मतलब नाम से ही आप पहचान सकते हो, महासुख मतलब आनंद स्वरूप, ईश्वरत्व। ठीक है, प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी जाती है। किससे? प्रज्ञा और उपाय से। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, आप लिख सकते हो कि महासुखवाद की प्राप्ति कैसे होती है। तो प्रज्ञा और उपाय के योग से हम महासुखवाद का दशा की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे दिया गया है आपको, गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। अब इससे प्रश्न बनता है कि गोरखनाथ, आप इसको पॉइंट मतलब नोट डाउन करना कि गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। किसका रूप है ये? वज्रयान शाखा का एक रूप है गोरखनाथ का नाथ पंथ। ठीक है, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। किसका किया था? हठ योग। ये आपसे पूछ लेते हैं कि हठ योग प्रवर्तन किसने किया था? तो गोरखनाथ ने किया था पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र। मतलब आपसे पूछ ले कि वज्रयानी जो सिद्ध थे उनका लीला क्षेत्र कहाँ का था, किस एरिया में उनकी लीलाएँ होती थी? तो ये होती थी भारत का पूर्वी भाग था, भारत का पूर्वी भाग। ठीक है, भारत का कौन सा भाग था ये? तो ये था आपका भारत का पूर्वी भाग। इस जगह पे आपके सिद्ध जो थे उनका लीला क्षेत्र था, ये सिद्धों का लीला क्षेत्र था। ठीक है, नेक्स्ट है गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया था। गोरखनाथ, अब वज्रयान जो सिद्ध थे उनका लीला क्षेत्र कहाँ था? तो ये था आपका पूर्वी भाग में। और गोरखनाथ ने अपने जो ग्रंथ थे, प्रचार थे, उनका मतलब जो प्रचार प्रसारण जो किया था वो कहाँ पे किया था इन्होंने? देश के पश्चिमी भाग में किया था इन्होंने, देश के
पश्चिमी भाग में इन्होंने किया था, किसने? गोरखनाथ ने। ठीक है, राजपूताने और पंजाब वाले प्रदेश में, पंजाब और राजपूतानी जगहों पे इन्होंने अपना प्रचार प्रसारण किया था, किसने? गोरखनाथ ने। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। और सिद्धों की 84। ठीक है, नाथों की कितनी है? 9। तो ये ध्यान रखिए, इससे डायरेक्ट प्रश्न बनता है, 1 नंबर का आ सकता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84 है। नाथों की कितनी है? 9 है। बहुत ही ईजी अगर क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं इसको। और 9 इसमें बताइए कि लोग इन्हें नवनाथ भी कहते थे। गौरक्षक सिद्धांत संग्रह में इसका नाम निम्न क्रम से बताया गया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मोलाय अर्जुन। ठीक है, नागार्जुन, मोलाय अर्जुन, ये 9 नाथ हैं। आप चाहो तो इनके नाम लिख सकते हैं, क्योंकि 9 नाथों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा 9 नाथों के अंदर आते हैं। तो 3 आपको गलत दे के 1 सही दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इनके नाम लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये पूरे। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनता है। 9 नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। और 4 ऑप्शन देखिए, इसमें से मतलब 1 आपके नाथ होंगे, उसमें 3 गलत होंगे। तो आपको ना पता होना चाहिए कि नागार्जुन है, जड़भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरक्षनाथ है, और चरपट है, जलंधर है, और मुलायम अर्जुन है। ठीक है, ये तो हो गया आपके नाथों की संख्या। आगे है फ्रेंड्स, इससे आगे आपका अपभ्रंश साहित्य स्टार्ट होगा, जिसकी वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगी अपभ्रंश साहित्य की, क्योंकि हम एक साथ सारा नहीं पढ़ सकते। एक साथ सारा पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। छोटी छोटी वीडियो में एक एक पार्ट को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आएगा आपका अपभ्रंश साहित्य। अब इस वीडियो में आपको जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, वो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको साथ के साथ बताती गई हूँ कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आप इसको क्या करना कि वीडियो को एक बार और देख लेना, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है आपने कहीं नोट डाउन करते जाना। ठीक है, कि यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे सिद्धों के बारे में पूछते हैं, नाथों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, वज्रांश शाखा और महासुखवाद का अर्थ क्या होता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और 84 सिद्ध जो है, तो 84 नाम तो आप याद नहीं रख सकते, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट नेम है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि क्वेश्चन बनता है कि। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इस टाइप की वीडियो बना सकूँ। क्योंकि अगर आप मतलब कमेंट करोगे, ये चैनल सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मुझे लगेगा कि हाँ वीडियो मुझे बनानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे अपभ्रंश साहित्य, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसको भी ऐसे पॉइंट्स में दिया हुआ है। आप साथ के साथ इसके नोट्स ज़रूर बनाते जाना, क्योंकि आप नोट्स बनाते जाओगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा और इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो अपभ्रंश साहित्य अगर आपका जब हो जाएगा पूरा कंप्लीट, इसमें अंदर जितने पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो आप साइड में कहीं लिखते जाना, जिससे कि डायरेक्ट प्रश्न बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। तो इससे अब ये तो हो गया हमारा, इसके बाद अपभ्रंश साहित्य की आपकी वीडियो आएगी। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।